एक तो बिलीफ है इंडिया में कि डॉक्टर बनना जरूरी है, राइट? आई शुडंट से इट, बट नेचुरोपैथी की डिग्रियां बिकती है कि तुम पैसे दे दो, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और तुम अच्छा। नेचुरोपैथी की डिग्री लेके जाओ। आपको क्या लगता है कि फिर डॉक्टर्स जो हैं फिर एक्यूप्रेशर जब उसका कोई साइंटिफिक वो ही नहीं है, लाइक अपने पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं उसको करने के बाद भी, तो डॉक्टर्स जो हैं उसके अंदर क्यों परस्यू करते हैं? सी वी आर नॉट सेइंग कि ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है, पर अभी तक कोई रिसर्च प्रूवन नहीं है। तो काफ़ी सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं जो 6-7 मंथ्स उनको हो जाते हैं ट्रेनिंग से, एंड उनके जिम ट्रेनर जो है ना बोल देते हैं कि ना सर आप ये वाली जो है निडल ट्राई करो, स्टेरॉइड्स मतलब बेसिक, तो स्टेरॉइड्स किनको लेने चाहिए? इस स्टेज पे 100 लोग खड़े हैं, गेम में 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 99 लोगों ने स्टेरॉइड लिए हैं, तुम अकेले नेचुरल जाके हारोगी, तो उससे अच्छा खेलो ही मत। अगर किसी को तो जी, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने बूस्ट इंक्रीज करना, करना हाँ। है, राइट, तो क्या सोर्सेज हैं? लाइव एग्जांपल भी है अंकित बाइनपुरिया जो इंस्टाग्राम हम्म। इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने तो पूरा नेचुरल, ना है कोई प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स एक्सटर्नल वो लेते थे, सिर्फ उन्होंने अपनी देसी जो डाइट थी वो फॉलो करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेनेटिक्स मैटर, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कितना ही एक्सरसाइज कर लो, कितना सप्लीमेंट ले लो, एक लेवल तक पहुंच पाओगे। अगर बोलोगे मुझे ऋतिक रोशन बनना है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबके अलग अलग जेनेटिक्स है। आज के इस एपिसोड में हमने बात करी है डॉक्टर हर्षाल गिरी से। ही इज़ अ स्पोर्ट्स एंड न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, ऑल्सो ही इज़ अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। हर कोई बंदा जिसकी बॉडी नहीं बन पा रही है, हियर इज़ द परफेक्ट गाइड फॉर यू। हमने बात करी है क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए अगर आप बल्किंग कर रहे हो या फिर लीन कर रहे हो। किसी को अगर फैट लॉस करना है तो क्या उसके डाइट प्लान्स होने चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज होने चाहिए। ऑल्सो हमने बात करी है फिजियोथेरेपी के बारे में कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और किन लोगों को किस कंडीशन के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। तो मुझे ये जानना है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है एंड कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो सी, लाइक देयर आर, मतलब काफ़ी स्पेशलाइजेशन होते हैं। कोई हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का होता है, सो फिजियोथेरेपिस्ट अपन बोल सकते हैं कि मूवमेंट का डॉक्टर है। एंड अकॉर्डिंग टू अस, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से मूवमेंट इज अ मेडिसिन। अगर बंदा मूव नहीं कर पा रहा, वेदर ठीक है वो उसकी, यू हैव सेव हिज लाइफ, ठीक है, बट उसके बाद भी अगर वो मूव नहीं कर पा रहा तो इट्स बेसिकली अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना? मतलब उसकी लाइफ एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है लोगों पे, तो वहीं पे फिजियोथेरेपी वर्क प्ले करता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक एनीथिंग जहाँ पे भी तुम्हारी डेली लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्ट हो रही है, या फिर रेस्ट्रिक्शन के अलावा तुम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो जो डेली लाइफ में भी है, यहाँ तक कि तुम चल तक नहीं पा रहे हो, तो इन सब कंडीशंस में फिजियोथेरेपी यूज होती है ना? सो वी आर द डॉक्टर ऑफ अ मूवमेंट, एंड इन मोर सिंप्लीफाइड वे वी आर ऑल्सो ट्रीट everything which is related to musculoskeletal, related to muscles and the skeleton means bones. सो सी, जहाँ पे लाइक अभी फिजियोथेरेपी के थ्रू कॉमन कोल्ड तो ठीक नहीं हो सकता, वो पार्ट तो दवाई का ही हो गया, बट जहाँ पे सर्जरी की बारी आती है, सी, अगर डिस्क बल्ज है, टेनिस एल्बो है, लिगामेंट टीयर है, लिगामेंट इंजरी है, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे कंडीशंस है जो सर्जरी से भी ठीक होते हैं। वहीं अगर आप अर्ली प्रिवेंशन में फिजियोथेरेपी यूज करते हो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के साथ, तो फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाएंगे, मतलब सर्जरी तक बात जाएगी ही नहीं। सो दैट्स वेयर ऑल्सो फिजियोथेरेपी वर्क्स, एंड पोस्ट सर्जरी प्री सर्जरी फिजियोथेरेपी मस्ट है, क्योंकि सर्जरी हो गई उसके बाद आदमी हिल नहीं पाएगा। सर्जरी बिकॉज इट्स ए इन्वेजिव प्रोसेस, आप एक बार कट करोगे फिर मसल्स इतने ज्यादा जाम हो जाते हैं, जो नए मसल्स बनते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि मूवमेंट करने पे पेन होगा, तो जाम हो जाएंगे। उसको भी मूव कराने के लिए फिर फिजियोथेरेपी वर्क करती है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में। जब मसल्स कटते तो उनकी स्ट्रेंथ पूरी चली जाती है, फिर से स्ट्रेंथ लाने में फिजियोथेरेपिस्ट मदद करते हैं। सो देयर एवरी सर्जरी, लाइक इट्स नॉट अबाउट मसल्स, न्यूरो सर्जरी हुई, ब्रेन के साथ कोई इशू हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट विल वर्क ऑन ब्रेन ऑल्सो, ब्रेन टू मसल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। कार्डियो सर्जरी हुई, फिजियोथेरेपिस्ट काम करेंगे पोस्ट कार्डियो सर्जरी आपके लंग्स को ढंग से काम करवाने में। बोन सर्जरी, तो दुनिया की कोई भी सर्जरी उसके बाद फिजियोथेरेपी लगेगी। और इफ यू आर अ वेरी नाइस डॉक्टर, एंड इफ यू नो योर डॉक्टर इज ऑल्सो सर्जन इज वेरी कैपेबल, वो प्री प्री फिजियोथेरेपी भी सजेस्ट करेंगे। बिकॉज अगर पैर की सर्जरी, फॉर एग्जांपल घुटने की सर्जरी है जिसको टीके कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो उसमें काफी मसल्स कट डाउन होती है, तब मसल्स का पावर चला जाता है। तो डॉक्टर क्या करेगा कि पावर
कम जाए तो उससे पहले ही स्ट्रेंथनिंग करवा देगा मसल्स की। अब मसल पहले से पावरफुल है, सर्जरी के बाद उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना नॉर्मली आना चाहिए। तो यहाँ पे प्री फिजियोथेरेपी का भी काम है, पोस्ट फिजियोथेरेपी का भी काम है। सो बेसिकली वी वर्क ऑन अ मूवमेंट इन दिस वे कि वो मेडिसिनल बन सके। हम्म। सो दैट्स द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑफ फिजियोथेरेपी। अब से फिजियोथेरेपी के अंदर काफी चीजें आती है, बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन हॉलिस्टिकली। लाइक हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते एनी काइंड ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रासूटिकल या सप्लीमेंट, बट जो हम्म। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती है वो हम रिकमेंड नहीं कर सकते, हॉलिस्टिकली काम करते हैं। हम्म। तो इसमें जितनी भी होलिस्टिक चीजें आती है फॉर टीएमसी, लाइक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम, वो भी इसमें यूज होता है। लाइक कपिंग हो गया, ड्राई निडलिंग हो गया। अब इन सब चीजों को हम एकदम टीसीएम की तरह तो यूज नहीं करते, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की तरह, बट इसको वेस्टर्नाइज करके साइंस के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं, सो दैट अच्छा रिजल्ट दे सके पेशेंट को। सो पेशेंट की भलाई के लिए जो भी यूज हो सकता है हम सारी चीजें यूज करते हैं। सो दैट्स हाउ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क्स। ओके। तो फिजियोथेरेपी की और एक मैंने सुना है एक्यूप्रेशर और एक यप। एक्यूपंक्चर भी होता है। तो इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो एक्यूप्रेशर हो गया, हाँ, एक्यूपंक्चर हाँ। हो गया, ये टीसीएम के पार्ट है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। अब सी टीसीएम कहना भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बिकॉज ये जितनी भी सारी ट्रेडिशंस गए थे वो गए तो केरला से ही थे, इंडिया से थे। बुद्धि धर्मा वॉज देयर, फिर उन्होंने कनफू शाओलिन सिखाया, एंड इवेंचुअली ये सब पार्ट ऑफ अ मेडिसिनल कनफू ही है कि तुम एक्यूप्रेशर कर रहे हो, एक्यूपंक्चर कर रहे हो। सो देयर कैन बी, अगर हिस्टोरियन रिसर्च करते हो तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये सब हुआ हो बुद्धि धर्मा की वजह से, राइट। कि ये सब उनको सिखाया गया हो इंडिया की तरह ही, बट अब वो पॉपुलराइज चाइनीज ने किया है, तो वो बन गया है टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में क्या है, मेरिडियंस होते हैं, 14 टाइप के मेरिडियंस होते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंदर, जिन पे वर्क किया जाता है। अब ये 14 टाइप के अलग अलग ऑर्गन्स के पॉइंट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा किडनी पॉइंट, या फिर गॉल ब्लैडर पॉइंट, जिसको प्रेस किया जाता है या फिर जहां पे नीडल डाली जाती है तो एक हुँ, हुँ। इफेक्ट जनरेट करता है बॉडी के अंदर। सो ये हो जाता है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। बट हम भी प्रेशर लगाते हैं, हम भी लाइक डीप टिश्यू मसाज देते हैं या डीप टिश्यू हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर हम उस हिसाब से नहीं जाते कि कौन से पॉइंट पे दबा रहे हैं, हम मसल्स पे वर्क करते हैं कि ठीक है, एनाटॉमी पे वर्क करते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट एनाटॉमी अगर किसी डॉक्टर को आती होगी ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट होगा। हमें पता होना चाहिए किस मसल कहाँ पे, और हम कहाँ पे प्रेस करेंगे उस मसल पे आनी चाहिए, कहाँ से नर्व जा रही है, कहाँ से आर्टरी जानी है, उस पे प्रेस नहीं हो रहा हो। तो हम भी मसल पे वर्क करते हैं, बट हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक होते हैं। लाइक ठीक है, अगर इस जगह पे हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इंसिजन करेंगे तो इसके अंदर वही मसल आएगी। यहाँ पे लाइक नथिंग लाइक अ मैजिक, मतलब जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसमें काफी पैरा साइंस है, जिसके ओके। बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। राइट, वो जैसे शोल्डर पे दबाएंगे और बोलेंगे कि किडनी ठीक हो जाएगी, तो हुँ, उसका हुँ। एज सच कनेक्शन अभी तक बिल्ड नहीं हुआ, बिकॉज वो जिस फिलोसॉफी पे वर्क करते हैं वो होती की एनर्जी बॉडी के अंदर फ्लो करती है, मैजिकल एनर्जी जो दिखती नहीं है। तो उस की फ्लो जहां पर रेस्ट्रिक्ट हो रहा है उसको खोलने के लिए वो वहां पे प्रेस करते हैं। अब जब अपन बॉडी को काटते हैं तो अपन को ऐसी कोई एनर्जी नजर नहीं आती, एक बॉडी है ना, हड्डी, मसल्स, आर्टरी, नर्व्स, इन सब का बना हुआ ढांचा है फेशिया वगैरह का। अब उसमें वो की एनर्जी तो नजर नहीं आ रही, तो हम उसको क्या सबूत दें और क्या करें, तो हम वो चीज यूज नहीं करते। हम प्रेस करते हैं जहां पे नीड होती है, जहां पे ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं मसल्स के अंदर, वहां पे। तो वो हमारा एक्यूप्रेशर है। सो वी डोंट कॉल इट एक्यूप्रेशर, हम उसको हुँ, प्रेसिंग हुँ। वगैरह ही कहते हैं, जो फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं वेस्टर्न मेडिसिन के साथ, बेसिकली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उसके अलावा वी ऑल्सो डू ड्राई नीडलिंग, जिसमें हम भी नीडल इंसर्ट करते हैं। बट इट्स अगेन डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्यूपंक्चर, बिकॉज एक्यूपंक्चर में वही हो जाता है, 14 मेरिडियंस पे हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट है, जहां पे उन्हें लगता है कि ठीक है यहाँ पे की का फ्लो रुक रहा है, वहां पे वो इंसर्ट करते हैं। बट हम वैसे नहीं करते, अगर आपके कंधे में दर्द है तो हम कंधे में ही इंसर्ट करेंगे ताकि यहीं पे इलाज हो। ओके। पता है कि यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल है, हम ट्रेपेजियस के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो और वो भी ऐसे ही हर जगह नहीं, हम पहले ढूंढते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉज है, किस वजह से हो रहा है। अगर नीड होती है, ठीक है यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, तब हम जाके ड्राई नीडल डालेंगे और फिर उसका इफेक्ट होगा। हमारे जितने भी इफेक्ट्स है वो अल्ट्रासाउंड, जो भी डायग्नोस्टिक टेक्निक है उसमें प्रूवन होते हैं, रिसर्च बेक होते हैं। बट जो चाइनीज मेडिसिन एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है अभी तक। सो दैट्स एन इशू, और यही ये डिफर करते हैं दोनों चीजें। ओके। तो Yep. फिजियोथेरेपी और
एक्यूपंक्चर को अगर अपन लें, तो दोनों की सक्सेस रेट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा? लाइक फिज़ियोथेरेपी तो आप फिज़िकली बंदे को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? और उसके बॉडी पार्ट के साथ अपन थोड़ा एक्सरसाइज़ उसको मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और ऑन द डिफरेंट साइड एक्यूपंक्चर वाला आ जाता है, तो सक्सेस रेट में क्या डिफरेंस पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट ही डिफरेंट होती है। व्हेन वी हुँ, हुँ। से अबाउट मोबिलिटी, तो वहां पे डेफिनेटली ये वर्क करता है। हम भी ड्राई नीडलिंग करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट जहाँ राइट। पे नीड होती है, राइट। एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर का फिलोसॉफी पूरा अलग है। हुँ, हुँ। मतलब वो उस चीज पे काम ही नहीं करते। पहले तो तुम्हें की ढूंढना आना चाहिए कि की एनर्जी फ्लो हो रही है बॉडी के अंदर, उसको ढूंढेंगे, फिर उसको प्रेस करेंगे। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। मतलब एविडेंस ही नहीं है तो फिर उस पे जिस चीज का प्रूफ ही नहीं है, हुँ, उस हुँ। चीज के बारे में तुम क्या ही बोलोगे कि हाँ ये इसकी वजह से हुआ है, राइट। उसका ट्रीटमेंट के अंदर तुम कुछ निकाल ही नहीं सकते। हम जो कर रहे हैं उसका प्रूफ है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, तो उसका रिजल्ट मिल जाता है फिजियोथेरेपी के बाद। एक्यूप्रेशर का रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्लासिबो होता है। सो बेसिकली क्या प्लासिबो होता है? प्लासिबो लाइक, अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, उसको कॉमन कोल्ड है फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको शुगर की गोली दे दूंगा। उसका परसेप्शन है कि गोली खाने से ही मैं ठीक हूंगा। एंड एनीवेज वी नो कि कॉमन कोल्ड 2-3 दिन तो रहेगा ही, जब तक बॉडी हीट होगी। एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, एंटीबॉडीज आती है और कॉमन कोल्ड चला जाएगा। पर ये प्रोसेस उसके अंदर बढ़ जाएगा प्लासिबो की वजह से। जैसे ही वो शुगर की दवाई भी खाएगा, उसको लगा मैंने गोली ली, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सो दैट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। सो हुँ, हमारे हुँ। हिसाब से इफ यू गो विद अ साइंस, एक्यूपंचर जो है प्लेसिबो से काम करता है। क्योंकि एज आई सेड कि अगर मेरे को दर्द यहाँ पे है, लाइक प्रॉब्लम किडनी में है, मैं यहाँ पे नीडल डालूंगा, इट डजेंट मेक एनी सेंस इफ वी ओपन द बॉडी। प्रॉब्लम यहाँ पे, इलाज यहीं पे करना पड़ेगा। या तो फिर ऐसी जगह करना पड़ेगा जहां पे कोई कनेक्शन है। जैसे हम फिजियोथेरेपी के अंदर बोलते हैं फाशिया, फाशिया के कनेक्शंस होते हैं। या फिर रिलेटिव पेन होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे दर्द कहीं और हो रहा है। पर वो बहुत उल्टा हो जाता है एक्यूप्रेशर के अंदर। सो एक्यूपंक्चर या उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, तो उसकी फिलोसॉफी मैच ही नहीं करती। सो उसके रिजल्ट्स को लाइक वी कांट से एनीथिंग बिकॉज प्लासिबो होते हैं मोस्टली। लाइक एक्यूप्रेशर के अंदर मैंने देखा है कि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर आल्सो डूइंग इन एक्यूप्रेशर के अंदर डॉक्टर हैं वो। तो हम्म। उन्होंने क्या किया था कि ये ना मेरे को ज़ुकाम और थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। तो उन्होंने करा था मेरी ये वाली फिंगर के अंदर है ना कुछ दाने होते हैं, आई डोंट रिमेंबर हाँ, द तो है ना उसके अंदर उन्होंने टेप लगा के और उसको टेप ऐसे पुट लगाया कर था, दिया राइट। था, एक प्रेशर ठीक है? मेंटेन करने के लिए। राइट, प्रेशर मेंटेन हम्म। करने के लिए। डू यू थिंक मतलब कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ? क्योंकि अपन का तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट है कि अपन दवाई लेके ही ठीक होंगे एंड उनका जो कहना था कि ये ना एक्यूप्रेशर यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, जो कि मुझे ना ठीक कर देंगे। सो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो हाथों के अंदर और पैरों के अंदर होते पॉइंट्स, दे आर नॉट फॉर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। हुँ, अब हुँ। ये अगेन सी इफ यू गो, लाइक मुझे पसंद है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेता हूँ। सो इफ यू गो विद दिस आर्म्स एंड फुट, तो ये अगेन जापान से आया है। इट्स नॉट अ हुँ, हुँ। चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इसको सुजोक कहते हैं। सुजोक, सुजोक पॉइंट्स होते हैं, है ओके। ना, जो फुट के अंदर होते हैं और आर्म्स के अंदर होते हैं। व्हेन वी से सुजोक, सुजोक का कोई मीनिंग होता है, लाइक सु मीन्स एनर्जी एंड जोक मीन्स लाइफ इन द आर्म एंड फुट। तो वो क्या करते हैं, एक अपने बॉडी को पूरा हाथ में बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फेस, दिस इज स्पाइन एंड ऑल ऑफ दिस, एंड देन दे प्रेस इट। इफ यू से कि मुझे नोज में इशू है या फिर कॉमन कोल्ड है, ही विल प्रेस योर फेस के अंदर एक नोज का पॉइंट दबाएंगे और प्रेशर मेंटेन करेंगे, सो दैट वहां पे एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहे हो, और दे से कि उससे नोज ओपन हो जाता है। बट एज आई सेड, इफ वी गो टू फाइंड द एविडेंस, एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, इवन बॉडी खोल लो, ठीक है, बॉडी को पूरा खोल लो, बट कोई सेंस नहीं बनेगा। मतलब मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, मुझे कुछ दिखेगा नहीं कि कोई कुछ इफेक्ट आ रहा है। अब जो चीज दिख नहीं सकती उसको अपन पैरा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट घोस्ट को पैरानॉर्मल, जो नॉर्मल हुँ, नहीं है, हुँ। राइट। अब भूत हुँ, जो दिखता नहीं है उस पे मैं क्या बोलूं, तो इट वर्क्स लाइक दैट। जिसका हुँ, हुँ। विश्वास है, भूतों पे भी विश्वास है। अब मैंने कभी देखा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। तो वही चीज है, अब रात को किसी को बोल दो शमशान घाट चला जाओ, वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको राइट, डर लग रहा है। और किसी राइट। को, जिसको विश्वास नहीं है, वो चला जाएगा और जाके बैठ के आ भी जाएगा। सो हुँ, इट्स हुँ। इट्स लाइक दैट ओनली, कि जो चीज है ही नहीं, जो जिस चीज को देखा नहीं है, तो उस पर मैं विश्वास कैसे करूं? जिस दिन देख लूंगा तो उस दिन डेफिनेटली मैं भी करना चालू कर दूंगा। तो वही है। यप। सो आपको क्या लगता है कि फिर डॉक्टर्स जो हैं फिर एक्यूप्रेशर जब उसका कोई साइंटिफिक वो ही नहीं है, लाइक अपने पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं उसको करने के बाद भी,
तो डॉक्टर्स जो हैं उसके अंदर क्यों परस्यू करते हैं फिर एक्यूप्रेशर एंड उसके See, अंदर? इसमें ना मेरे बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स है। एक तो जी। एक तो बिलीफ है इंडिया में कि डॉक्टर बनना जरूरी है। हुँ, राइट, आई शुडंट से इट, बट नेचुरोपैथी की डिग्रियां बिकती है कि तुम पैसे दे दो, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और तुम अच्छा, नेचुरोपैथी की डिग्री लेके जाओ। राइट, ओके। तो ये चीज हो रही है। अब हुँ, डॉक्टर कैसे भी बनना है बन लो, क्या तो तुम एमसीआई के अंदर आ जाओ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, फिजियोथेरेपिस्ट बन के, नर्स बन के, और जो डॉक्टर एमबीबीएस एमडी आयुर्वेदा है ना, हुँ, आयुष के अंदर में आ जाओ, ये डेंटिस्ट, सो ये एक डॉक्टर हो गए, है ना। उसके बाद अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा तो फिर तुम एक्यूप्रेशर कर लो, एक्यूपंक्चर कर लो। और उनको मान्यता नहीं है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हेन यू गो ऑन अ गवर्नमेंट साइट, वहां पे दिखेगा नहीं कि उनको मान्यता मिली हुई है। हुँ, यू कैन बिकम अ पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, तुम्हें मान्यता आयुष के अंडर में आते हो। पर जहां पे मान्यता नहीं है वहां पे तुम क्या, मतलब तुम बस वो नाम के डॉक्टर बन रहे हो, यू हैव टू डू समथिंग। एंड लाइक इंडिया इज मोर ऑन अ बिलीफ सिस्टम, बिलीफ पे हुँ, चलता है। सी वी आर नॉट सेइंग कि ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है, पर अभी तक कोई रिसर्च प्रूवन नहीं है, अभी तक कुछ एविडेंस नहीं मिला है। राइट, बहुत सारी चीजें हैं लाइक, एक और मैंने मैंने ये सब पढ़ा ही इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, वरना सुजोग मुझे क्या पता होता, एक्यूप्रेशर मुझे क्या पता होता, पंचम मैं क्यों पढ़ता। बट मैंने पढ़ा ही इसलिए क्योंकि मुझे उसके पीछे एविडेंस ढूंढना था, मुझे इंटरेस्ट था, मैं भी करना चाहता था, बट एविडेंस नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। हुँ, सो दैट्स एन इशू ना, कि एविडेंस ही नहीं है। और यार लोग परस्यू कर लेते बिलीफ के लिए कि ठीक है यार कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव तो करते ही है अभी भी। राइट, हुँ, काफी चीजें जिन पे बिलीव होता है, इंडिया इज वर्क ऑन बिलीफ। और हो सकता है इसमें कुछ साइंस हो बट अभी तक मिली ना। और लाइक ऐसे और एक साइंस में मर्म थेरेपी होती है, मर्म थेरेपी, पॉइंट्स दबाए जाते हैं जिनको मर्म पॉइंट कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग ट्रेडिशनल साइंस है। और जैसे चाइनीज में वो हो गया एक्यूप्रेशर, और सुजोग उसमें हो गया जापानीज में, मर्म थेरेपी कहीं और की हो गई। तो ये सारे बिलीफ्स हैं जिन पे अभी भी वर्क किया जा रहा है, बट साइंस अभी हुँ, तक सामने नहीं आया, जब आ जाएगा तब सभी करना, प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे भाई। ओके। अगर अपन फिजियोथेरेपी को बाइफरकेट करें, तो कितने टाइप्स की फिजियोथेरेपी होती है? लाइक मुझे एक पता है न्यूरो फिजियोथेरेपी, तो उसके अलावा क्या-क्या होती है? सी, एक तो होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें हम ऑलमोस्ट 5 ईयर की डिग्री होती है। पीपल सम हाउ क्रिटिसाइज फिजियोथेरेपी की कोई बड़ी डिग्री नहीं है, बट सी सिलेबस ऑफ एमबीबीएस एंड फिजियोथेरेपी इज ऑलमोस्ट सेम, 70 to 80%। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज साइंस और इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़नी पड़ती है, हम भी सर्जरी पढ़ते हैं, हम भी फार्मेकोलॉजी वही बुक पढ़ते हैं पूरी। हुँ, बट दैट्स द डिफरेंट थिंग कि हम मेडिसिन दे नहीं सकते फिर भी पढ़ते हैं। सो एंड अदर देन उसके बाद हमें मास्टर्स करना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन, उसमें आता है न्यूरो, गायनेक, ऑर्थो, कार्डियो, मस्कुलोस्केलेटल, स्पोर्ट्स। तो इन टाइप की फिजियोथेरेपी मेनली पाई जाती है। और एक कम्युनिटी मेडिसिन होती है जिसमें आपको कम्युनिटी के बारे में पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी के अंदर, एंड क्या इश्यूज है कम्युनिटी के अंदर, जिसमें आप ऑलमोस्ट हर एक चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके कैटर करते हो कम्युनिटी को। सो ये ऑल मतलब 6 टाइप की फिजियोथेरेपी हो गई है। ओके। तो अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसके अंदर उसका पैर वगैरह टूट जाता है, उसके बाद फिर प्लास्टर वगैरह चढ़ता है, तो उसके फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है? किस तरह से वो ट्रेन करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट उसको वापस हाँ, एक तो रिटेन करने फ्रैक्चर के हो लिए? गया। राइट, हुँ, फ्रैक्चर हो गया, सो वी विल कम टू नो क्या फ्रैक्चर हुआ है, हुँ, किस टाइप का इम्प्लांट डला है अंदर, कुछ डला है तो स्क्रूज कौन से शेप के लगे, बिकॉज फिजियोथेरेपी के अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी भी आती है। सो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्लास्टर निकलवाएंगे, ठीक है। और प्लास्टर लगाने के बाद भी हम बाकी की जो मसल्स फ्री हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एंकल के अंदर इंजरी हुई तो नी के मसल्स को हम ट्रेन करते रहेंगे ताकि वो पावरफुल रहे और कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई पहुंचता रहे, या फिर नी में इंजरी हुई तो एंकल के मसल्स को ट्रेन करते रहेंगे ताकि ब्लड फ्लो है। जब तक ब्लड फ्लो है तभी हीलिंग हो रही है, वेस्ट रिमूवल हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रेक्चर डेवलप नहीं हो रहा है, जाम नहीं हो रही चीजें, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे ही प्लास्टर खुलता है हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है, पहले तो हम खुद हाथों से मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं विद इन द रेंज ऑफ पेन। फिर जैसे जैसे उनको बोलते हैं कि आप मूवमेंट करो, कहीं ना कहीं आदमी घबराता है पैर टूटने के बाद पेन की वजह से, है ना, और पेन होता भी है, तो उस पेन को हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके। बहुत अब तो फिजियोथेरेपी इज मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, लेजर हो गई, काफी सारी चीजें होती है जिसका यूज करके हम पेन को गायब करते हैं, हीलिंग को प्रमोट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर बोन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब अभी भी पूरी हील नहीं हुई है तो लेजर और इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू हीलिंग को प्रमोट किया जाता है। तो इनके थ्रू पेन को गायब करके फिर मूवमेंट करवाता है, ताकि विदाउट पेन आदमी आराम से मूवमेंट कर सके। और फिर एक बार एक्टिव मूवमेंट आ गया फिर स्ट्रेंथनिंग करते हैं, स्लोली स्लोली आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग में विदाउट मूवमेंट अपन जोड़ लगाते हैं, है ना। जहाँ पे मसल्स के साइज में चेंज नहीं होता है, एक टेंशन कांस्टेंट बना होता है, तो वो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। फिर आइसोटोनिक कराते हैं जहाँ पे मसल्स का टोन चेंज होता है, मूवमेंट के साथ स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। फिर कंडीशनिंग कराते हैं। स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग भी काफी अलग होता है, तो उसके बीच में अपन फंक्शनल भी कराते हैं ताकि डेली के फंक्शंस करता रहे आदमी। फिर स्ट्रेंनिंग हो जाती है और फिर कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग में पहले जैसा था उससे भी बेहतर, कि फिर से कुछ ना हो, प्रिवेंशन को जिसको कह सकते हैं। तो उस तरीके से कंडीशन किया जाता है, और एक बार आदमी पूरा ठीक हो जाए फिर ही कैन गो। सो दैट्स हाउ वी तो इस वर्क ऑन इट। ओके, तो इस प्रोसेस के अंदर पूरा कितना टाइम लग जाता है? लाइक इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि मतलब कितनी जल्दी रिकवरी होती है? या मोस्टली डिपेंड ऑन द पेशेंट, व्हील ऑफ अ पेशेंट। लाइक काफी ऐसे THR या फिर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी वाले पेशेंट मैंने देखे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, मैंने आर्मी ऑफिसर्स को भी ट्रीट किया हुआ है, और दे हील वेरी फास्ट, क्योंकि एक तो उनमें डर कम होता है। तो जो मूवमेंट हम करने के लिए कहते हैं, और हम मूवमेंट वही अच्छे से करवा पाते हैं जिसमें उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन भी कंफर्टेबल हो। ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं कि हाँ कर लो, क्योंकि फिजियोथेरेपी या कोई भी मेडिसिन हो इंटीग्रेटिवली काम करता है। उनसे बात करके ही हम आगे फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, या उनके रिकमेंडेशन पे वर्क करेंगे, साथ में मिलके कोलैब में वर्क करेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर जिसने सर्जरी की है वही कॉन्फिडेंट है तो हम भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। बट कहीं ना कहीं पेशेंट डरता है, तो उनकी डर से भी काफी कुछ होता है, तो वहां पे हमें साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट देना होता है। फिजियोथेरेपी का वर्क सिर्फ एक ट्रीटमेंट तक नहीं है, क्योंकि हम हो सकता है 1 घंटा पूरा उनके साथ बिताते हैं, तो 1 घंटे में वी हैव टू सपोर्ट देम साइकोलॉजिकली। आधी से ज्यादा चीजें व्हील के हिसाब से ही ठीक हो जाती है। और अगर अच्छी सी फिजियोथेरेपी हो, आई एम सेइंग कि कंडीशनिंग तक, तो कंडीशन तक जाते जाते 6 मंथ्स तो मान के चलिए, है ना। 4 to 6 मंथ इज इनफ कि तुम्हारी कंडीशनिंग होके। और अगर तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए कि मूवमेंट हो जाए, फिर तो 2 महीने में मूवमेंट करवा देंगे काफी फिजियोथेरेपिस्ट। डिपेंड ऑन अ पेशेंट, डिपेंड ऑन द कंडीशन। 2 to 3 मंथ्स में मूवमेंट हो जाएगा एंड देन यू कैन कंटिन्यू एट होम। सो बट दिस इज द थिंग, इंडिया में कंडीशनिंग कोई करवाता नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद फिर से इशू आता है कि सर फिर से पेन हो गया, लचक आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली वेस्टर्न और इंडिया में ये फर्क है, वेस्ट में कंडीशनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। पेशेंट तब तक जाता नहीं है जब तक कंडीशनिंग नहीं हो जाती, कि आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए ना। बट इंडिया में पेशेंट्स बिकॉज ऑफ समहाउ मनी इज मैटर इन दिस, तो समहाउ पेशेंट पहले ही मूवमेंट होते ही बोल देते हैं कि हम अब एक्सरसाइज घर पे कर लेंगे या जो भी। तो वो हम्म। उनकी व्हील होती है, उनके हिसाब। हमारा काम होता है समझाना, हम उन्हें समझाते भी है, काफी पेशेंट्स मान भी जाते हैं, काफी नहीं भी मानते, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। हम उनके लिए जो भी अच्छा होता है वो करने पे फोकस करते हैं। तो फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है ये इंडिया के अंदर एक्सपेंसिव है या फिर एवरीवन कैन अफोर्ड? क्योंकि 6 ज- महीने का आप बता रहे हैं टेन्योर पूरा जो है ट्रीटमेंट, हम्म तो उसके अंदर क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? सी अब तो अगर आधे से ज्यादा लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो वहां पे इंश्योरेंस हो जाता है। और हुँ। काफी कंपनीज ऑफ फिजियोथेरेपी को वैल्यू कर रही है इन द इंश्योरेंस थिंग। और एक्सपेंसिव यार डिपेंड्स ऑन द प्लेस। मुंबई में कराओगे तो वहां के हिसाब से चार्ज लगेंगे, 1000 और 2000 समथिंग। कहीं और पर कराओगे, विज़िट? या पर विजिट टाइम से कहीं और कराओगे तो वहाँ के चार्ज लगेंगे। कौन सी मॉडलिटीज यूज हो रही है, किस टाइप की मशीन्स यूज हो रही है, उसके चार्ज अलग होंगे। क्लास 4 लेजर कराओगे तो 2500 से 3000 का चार्ज लगेगा। अगर ड्राई नीडलिंग करवाओगे तो फिर 2000 से 3000 का। कायरोप्रैक्टिक कराओगे तो 5000 तक, ऑस्टियोपैथी वगैरह। तो डिपेंड्स ऑन अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, मॉडलिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट, काफी चीजें। और प्लेस डेफिनेटली कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो। सेम चीज अगर यूएस में कराओगे तो मे बी इट्स more than this, like 10K or 15K or 20K per visit. क्योंकि if you convert it into a dollar, it's तभी तो सी because I am a sports physiotherapist, काफी एथलीट्स जो यूएस के गोवा में आके शिफ्ट हो रहे हैं राइट नाउ। हुँ, हुँ। और काफी एथलीट्स को मैं खुद ट्रेन करता हूँ, या फिर फिजियो एज अ फिजियो उनको ट्रेन करता हूँ गोवा के अंदर रह रहे यूएसए के। बिकॉज गोवा सस्ता है, मतलब इंडिया सस्ता है बेसिकली। तो वो गोवा में शिफ्ट हो गए, फिजियोथेरेपी सस्ता है, ट्रीटमेंट सस्ता है। तो यूएस से तो काफी सही है, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो बट हाँ, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन अ प्लेस। एक्सपेंसिव आई कांट से दैट, बिकॉज हर चीज की एक प्राइस होती है।
मुझे तो लगता है और सस्ता है, बिकॉज सी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्क बल्ज है ना, बैक पेन है, अभी ठीक नहीं कराओगे, आगे चल के आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी की कॉस्ट हो जाएगी 1 लाख 2 लाख। अभी 50,000 में ठीक हो रहे हो फिजियोथेरेपी के थ्रू, तो वाई नॉट। राइट, इट्स अ वो चॉइस। ज़्यादा और सेंस उसके बनता है, राइट। सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी तो करवानी है 3 महीने, तो वहां पे 1 लाख दोगे, यहाँ पे 50,000 दोगे, उससे अच्छा पहले 50,000 देके ठीक हो जाओ, फ्री हो जाओ। राइट। सो इट वर्क्स लाइक दैट या। हुँ। सो अगर अब फिज़ियोथेरेपी को अपन लेकर चलें, तो अगर जैसे मुझे लेग के अंदर पेन हो रहा है ठीक है। आफ्टर वर्कआउट, तो उसको फिज़ियोथेरेपी से मैं खुद ही घर पे कर सकता हूँ? क्या मुझे ट्रिगर पॉइंट्स दबाने पड़ेंगे या फिर कोई ऐसी कंडीशनिंग कर सकता हूँ मैं अपने लेग की? फिजियोथेरेपी तो बहुत एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, वो अपन घर पे नहीं कर सकते अनट्रेंड प्रोफेशनल। बट सी अगर राइट। लेग के अंदर कोई इशू है, पोस्ट वर्कआउट पेन है, तो हम उसको एज अ मेडिकल कंडीशन मानेंगे ही नहीं फॉर द फिजियोथेरेपी पर्पस, कि ये फिजियोथेरेपी के अंदर आएगा ही नहीं। 2 टाइप के सोरनेस होते हैं, मसल सोरनेस। एक तो एक्यूट मसल सोरनेस होता है, एक डिलेड होता है ना। तो डिलेड मसल सोरने से तब यू कैन कम टू फिजियोथेरेपिस्ट कि हाँ अभी मैंने वर्कआउट किया था 3 दिन पहले और अभी तक भी पेन है, और चौथा दिन पांचवा दिन भी हो गया और पेन नहीं गया है, तो दैट्स वी नोन एज डिलेड मसल सोरनेस। तो उस पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज यूज कर सकते हैं, आईएफटी, अल्ट्रासाउंड, लेजर, एंड कभी कभी कपिंग या ड्राई निडलिंग, हीटिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। बट अगर घर पे यूज करना है, यू कैन डू कॉन्ट्रास्ट बाथ, मतलब हॉट वाटर, गर्म पानी से सेक और ठंडे पानी से सेक, या फिर कोल्ड वाटर, उसमें भी आप पैर डाल सकते हैं। कोल्ड वाटर इमर्शन भी कर सकते हैं, तो उससे भी काफी इफेक्ट आ जाएगा घर पे। वैसे तो यप। वर्कआउट के बाद डिफरेंट डिफरेंट पेन हो जाते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट मारी हो किसी दिन, तो बैक पेन भी हो सकता है। हम्म। तो उस वाली कंडीशनिंग के लिए क्या करेंगे? सिंस यू आर अ स्पोर्ट न्यूट्रिनिस्ट, आपने बताया कि क्लाइंट्स वगैरह आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो उनको क्या आप बताते हैं, सजेस्ट करते हैं? डेडलिफ्ट के बाद अगर सोरनेस है, हुँ, हुँ। तो एक तो 2 3 टेस्ट होते हैं। फिजियोथेरेपी का सबसे बड़ा फायदा है ना, वी डोंट रिकमेंड एमआरआई डायरेक्टली। हम बहुत सारे फिजिकल टेस्ट जानते हैं, और डेफिनेटली ऑर्थो न्यूरोज भी जानते हैं इन टेस्ट को, वो भी परफॉर्म करते हैं, हम भी करते हैं। तो इन टेस्ट से आधे से ज्यादा लाइक 70% एक्यूरेसी आ जाती है कि ठीक है ये टेस्ट के इससे 70% आ गई, देन वी नीड द एमआरआई। तो हम ये जो फिजिकल टेस्ट है वो करवा लेते हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट एक क्रिटिकल एक्सरसाइज है, इसीलिए हुँ, आई एम हुँ। गिविंग दैट एग्जांपल। अदरवाइज इसकी भी नीड नहीं होती। कोल्ड वाटर इमर्जन करो, और या फिर कॉन्ट्रास्ट बात लो, हॉट एंड कोल्ड वाटर अल्टरनेटिवली फॉर 20 मिनट, यू विल फील गुड, सोरनेस चली जाएगी। बट कहीं ना कहीं देखो, सोरनेस का रीजन अपनी डाइट से भी होता है, हुँ, हुँ। तो इट्स ऑल्सो मेक सेंस देयर। बट अगर सिर्फ फिजियोथेरेपी और प्रैक्टिकली बात करूँ, तो ये दो चीजें होती है। अगर डेडलिफ्ट जैसी चीज है, तो हम कुछ फिजिकल टेस्ट करवाएंगे, लाइक 1 लेग रेस, एक पैर को ऊपर उठवाएंगे। फिर अगर लो बैक पेन में पेन हो रहा है, या फिर रेडिएटिंग पेन है जो कमर से नीचे जा रहा है, तो मतलब कुछ इश्यू है, देन यू शुड कंसल्ट फिजियोथेरेपिस्ट। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो वही गर्म पानी का सेक कीजिए, एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर एकदम शॉर्ट टर्म में हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, सो या। उसके लिए सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं? लाइक अगर सोरनेस वगैरह करने हो, सही? सोलनेस के लिए डेफिनेटली मसल रिलैक्सेंट होता है ना। हुँ, उसके अलावा अश्वगंधा वर्क्स बेस्ट। सबसे बेस्ट तो हुँ, सोलनेस होती है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक कम है। मसल के अंदर टीयर तो आ रहा है, बट मसल रिकवर नहीं कर पा रही। मसल पे इफेक्ट तो आ रहा है, बट मसल रिकवर नहीं हो रही, उस वजह से प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए, है ना। प्रोटीन फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा मसल सोड़ने से, तो ई लीजिए, असेंशियल अमीनो एसिड, हुँ, उसका इंटेक कीजिए। ये दो सप्लीमेंट बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो प्रोटीन सप्लीमेंट बेस्ट है, वे प्रोटीन। अगर ग्लूटेन लैक्टोस फ्री चाहिए, अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है, देन गो फॉर दिस पी प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और अगर बहुत ज्यादा मसल्स होने से ई ले सकते हो, असेंशियल अमीनो एसिड। और क्रिएटिन ले सकते हो, क्रिएटिन अपनी साइकिल में चला सकते हो, लाइक 3 मंथ्स, देन ब्रेक ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ, देन ब्रेक ऑफ 1 मंथ। दिस हाउ यू कैन यूज द क्रिएटिन ऑल्सो। क्रिएटिन मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है और सेफेस्ट सप्लीमेंट है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो आराम से। इससे आपकी अब रिकवरी भी हुँ, अच्छी होगी, मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा और स्ट्रेंथ में भी हेल्प करेगा। लाइक अगर कोई जैसे बिगिनर स्टार्ट करता है इनिशियली जिम जाना, तो उसको ये सर्टेनली ये वाली चीज़ें फेस आउट होती हैं, सोरनेस और ये हाँ। सब चीज़ें। तो उनको रिकमेंडेड है सप्लीमेंट्स लेना इनिशियल स्टेज के अंदर?
इनिशियली प्रोटीन लीजिए, वे हम्म, प्रोटीन जो बहुत बेसिक होता है। मैं तो बोलूँ फर्स्ट मंथ में जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो ना, सी, इंडिया में तो मनी मैटर करता ही है। अगर यू आर नॉट कंसिस्टेंट तो मत ही लो, क्योंकि पता चला प्रोटीन ले लिया फिर जिम छोड़ दिया, राइट? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो एक बार तो अपनी कंसिस्टेंसी को चैलेंज करो, 1-2 महीने जाओ जिम अच्छे से, और उसके बाद फिर प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, विच इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। फिर अगर लगता है कि हाँ अब मैं इंटेंस हो गया हूँ, 3-4 महीने आराम से जा रहा हूँ, गो फॉर अ क्रिएटिन। और अगर फिर लगता है कि अब मैं बहुत एडवांस हो गया हूँ तो ई डबल है। यही आपकी प्रोसेस होती है, और यहाँ तक आपको करना होता है, दैट्स इट। लाइक मैंने तो लाइव एग्जांपल देखा था। तो मेरा एक हम्म। फ्रेंड है, वो तो है ना स्टार्ट करने से पहले ही 5 किलो का प्रोटीन का डब्बा ले आया था और उसने हाँ फिर स्टार्ट ही नहीं करा जिम हाँ, जाना। तो वही, तो फिर उसने बिगिनर्स प्रोटीन ऐसे लिया। मिस्टेक करते हैं। हाँ? प्रोटीन लिया फिर उसने, या पड़ा ही हुआ था उसके पास? नहीं, उसका पड़ा हुआ था, फिर उसने बोला मैं घर जाके करूँगा स्टार्ट। हाँ, वही वही होता है ना, एज आई सेड, कि अपनी कंसिस्टेंसी को चैलेंज करो, वरना प्रोटीन ले तो बहुत लोग लेते हैं, यूज कोई नहीं कर पाता, जिम छूट जाता है। सो दैट द राइट। थिंग। सो डू वर्कआउट फॉर 1 to 2 months एटलीस्ट। तो आजकल तो जैसे अपन के पास एक लाइव एग्जांपल भी है, अंकित बाइनपुरिया, जो इंस्टाग्राम हम्म। इन्फ्लुएंसर है। तो उन्होंने तो पूरा नेचुरल, ना है कोई प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट्स एक्सटर्नल वो लेते थे। सिर्फ़ उन्होंने अपनी देसी जो डाइट थी वो फ़ॉलो करी है। और उन्हीं ने इनिशिएट किया है कि आप है ना देसी डाइट लो, जिससे अपना मसल बिल्डिंग भी होगी और वर्कआउट पे ध्यान दो। तो इस पे क्या लुकआउट है कि सप्लीमेंट्स वाला डोमेन जो है वो लेना चाहिए, या फिर सिर्फ़ स्ट्रिक्टली जो है देसी डाइट भी अपन फ़ॉलो कर सकते हैं? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेनेटिक्स मैटर। कि ठीक, हुँ, काफी लोग होते हैं, कितना ही एक्सरसाइज कर लो, कितना सप्लीमेंट ले लो, एक लेवल तक पहुंच पाओगे। अगर बोलोगे मुझे ऋतिक रोशन बनना है तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबके हुँ, अलग अलग जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स से आधी से ज्यादा चीजें होती है। उसके बाद या डेफिनेटली सी, अगर आप रिसेंटली उनके अंकित बयानपुरिया के वीडियोस देखोगे, ही ऑल्सो प्रमोट कि यार सिर्फ देसी वर्कआउट से कुछ नहीं होता, मैं भी जिम करता हूँ। हुँ, हुँ। एंड जिम के अलावा मैं भी अभी ही स्टार्टेड मसल ब्लेस के प्रोटीन सप्लीमेंट्स। हाँ, ही इज a sponsored athlete. सो या थिंग इज दैट ओनली कि हाँ, अगर पैसे नहीं है, और ठीक है, अगर आपके पास, सी, प्रोटीन ना एक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जांपल, अगर फुटबॉल खेलते हैं, अगर मेन प्लेयर इंजर हो गया तब जाके उसको सब्स्टिट्यूट को लाया जाता है, राइट? तो प्रोटीन इज लाइक अ सब्स्टिट्यूट ओनली, कि हाँ, प्रोटीन पाउडर जो है, अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन नहीं ले पा रहे तब जाके उसको यूज किया जाएगा। अगर डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन है, चिकन है, पनीर है, फॉर एग्जाम्पल टोफू है, देन देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग दिस प्रोटीन एंड एवरीथिंग। अंकित बयानपुरिया की डाइट काफी अच्छी थी, तो उन्हें प्रोटीन की अभी जरूरत नहीं पड़ी, एंड नाउ ही इज कैपेबल ऑफ यूजिंग द प्रोटीन पाउडर, एंड ही इज कंफर्टेबल इन इट, तो वो यूज कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली दैट, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि प्रोटीन मत खाओ। अब प्रोटीन भले नेचुरल डाइट से लो, देसी डाइट से लो, तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बेसिकली दैट्स द थिंग। उसके बिना होगा नहीं काम। तो अगर किसी को जानना हो कि प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट कर सकता है? नॉर्मली इफ यू आर नॉट एन एथलीट, सो आई वुड सजेस्ट कि जितना वेट है उतना प्रोटीन तो ले ही लो फॉर स्टार्टिंग। 75 kg हो तो 75 kg ले लो। थोड़ा इंटरमीडिएट हो रहे हो, 75 ग्राम्स? हाँ 75 ग्राम ले लो। अगर थोड़ा हुँ, इंटरमीडिएट जा रहे हो, थोड़ा टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, तो 1.5 ले लो। 1.5 इंटू 1.5 करके 75 ग्राम की जगह 120 ग्राम ले लो, हुँ। और 140 ग्राम ले लो। एंड देन इफ यू बिकम अ गुड, लाइक हाँ अच्छे से 1 साल वर्कआउट कर लिया है काफी अच्छे से, देन गो फॉर ऑलमोस्ट डबल। 75 kg हो तो गो फॉर 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन, सो दैट विल बी द बेस्ट। मतलब इफ यू प्रिपेयर अ प्लेट, मेक श्योर कि प्लेट का ना 50% पोर्शन जो है प्रोटीन हो, बाकी का जो बचा 10% या 20% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% उसमें फैट हो, और बाकी जितना भी बचता है उतना फाइबर हो। फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, फिर थोड़ा जो बच गया कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जिसके जितनी एनर्जी होती है। इंडिया में अपन खाते बहुत है कार्बोहाइड्रेट, जितनी एनर्जी नहीं होती उतना खा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है भाई, वर्कआउट करने के लिए, अच्छे से लाइफ जीने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जितनी जरूरत है उतनी ही खाओ, बहुत एक्स्ट्रा मत खाओ। सो ये ओके। कैलकुलेशन होता है, या प्लेट का कैलकुलेशन।
लाइक आपने मेंशन किया वो प्लेट के अंदर कार्ब्स का रेशो होना चाहिए, विटामिन्स का होना चाहिए, ऑल्सो हाँ। फाइबर्स का होना चाहिए। सो सोर्सेज बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिल सकता है और प्रोटीन इनफ कितना कितना मिल सकता है सबसे? कार्ब ना दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हम्म, और तो हमेशा सिंपल कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करो। स्वीट पोटैटो ले सकते हो, काफी अच्छा है ना। स्वीट पोटैटो से काफी कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। मिलेट्स की रोटियां ले सकते हो, गवा ज्वार बाजरा जब रागी, सारे मिलेट्स हो गए। ब्राउन राइस ले सकते हो, व्हाइट राइस भी ले सकते हो। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर चिकन ले सकते हो, एग ले सकते हो, वेजिटेरियन हो स्प्राउट्स ले सकते हो। स्प्राउट्स के बाद टोफू ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, भुना चना ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्स है प्रोटीन के, राइट। तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, डेयरी के अंदर जाओगे तो ये सारे सोर्स हो गए वेज के अंदर प्रोटीन के। और इसके अलावा अगर आप फाइबर की बात करो, सलाद खाओ, ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, है ना, जितना भी अपना सलाद पार्ट हो गया, बीटरूट। सो उसमें विटामिन मिनरल्स फाइबर्स काफी मिल जाएगा। देन वी टॉक अबाउट फैट, घी। घी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट। तो घी लो, ड्राई फ्रूट्स के अंदर इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ फैट। फिर अपनी जितने भी सीड्स आते हैं, लाइक पम्पकिन सीड, अलग अलग सीड्स आते हैं, क्विनोआ हो गया, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ओट्स क्विनोआ भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा होता है। सो ये सारा सोर्स हो गया। और विटामिन मिनरल्स के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। हम्म। तो ये पूरा एक सोर्स हो गया या प्लेट का। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट मी, मैं तो बनाना ले लेता हूँ, एक स्कूप पीनट बटर का, और 5 टू 2 कैश्यू नट्स एंड आलमंड्स, उसको क्रश करके और ब्लेंड कर देता हूँ। सो वो हम्म। मेरा एक प्रोटीन का सोर्स बन जाता है बढ़िया, जिसके अंदर 7 टू 800 कैलोरीज़ उसके अंदर हो जाती हैं। हाँ। एंड उसको अगर मैं 2 बार ऐड करूँ, तो फिर वो बल्किंग के अंदर आ जाएगा। इफ़ हाँ, समवन बल्किंग में आ वांट्स टू जाएगा, बल्क, राइट। तो वो बल्किंग के अंदर कर सकता है। तो हाँ बिल्कुल। बल्किंग में सिर्फ़ 2 शेक्स ऐड ऑन करते से बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे सकता है। अदर सोर्सेज़ क्या है अगर किसी को बल्किंग करनी हो स्पेसिफिकली? सो सी, बल्किंग में आई वुड सजेस्ट कि लीन बल्क करो। बनाना इज वेरी नाइस अगर आप प्री वर्कआउट में ले रहे हो, है ना। शेक के अंदर प्रोटीन पाउडर होना बहुत जरूरी है, जो आपने शेक बताया। बिकॉज बनाना इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन यू ऐड कैशू नट्स, जो हाई फैट हेल्दी फैट्स के सोर्स है, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। मिल्क वगैरह ऐड हो जाएगा तो अच्छा प्रोटीन आ जाएगा, बट ज्यादातर चीजें अगर प्रोटीन पाउडर नहीं डालोगे तो कार्बोहाइड्रेट में इक्वलेट करेगी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो जाएगा। बल्किंग करनी है तो लीन बल्क करो, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा लो, प्रोटीन की भी मात्रा बढ़ाओ, हैवी लिफ्ट करो, सो दैट मसल्स उतनी ज्यादा बिल्ड होगी। मसल्स पे फोकस करो, मतलब कार्बोहाइड्रेट एकदम ही कम मत कर दो। जैसे मैंने कहा, प्लेट में 20% कार्बोहाइड्रेट, 30% कर दो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को 40% कर दो, और बाकी की चीजें इक्विलेट कर दो। और उस तरीके से बल्क करो। बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट करने की नीड नहीं है बल्क में। अभी काफी लोगों को देखते हैं कि बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट करते बॉडी के ऊपर, फिर बोलते कि हम कटिंग पे जाएंगे। हुँ, तो हुँ। उसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप पहले तो बढ़ा रहे हो फिर कट कर रहे हो। कट करने के लिए उतनी मेहनत, क्योंकि सी, अभी नए रिसर्च के हिसाब से इन्फ्लेमेशन एक पार्ट हो गया बॉडी का। और अभी जो अपन हार्ट अटैक्स देख रहे हैं, आधे से ज्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से। अभी अपन देख रहे हैं, जिम जा रहा आदमी, हेल्दी है, फिट है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन। कॉर्टिसोल हार्मोन्स बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर। तो जब अपन इतनी विगरस चीजों से जाते हैं, वेट बढ़ा रहे हैं फिर कम कर रहे हैं, तो कॉर्टिसोल स्पाइक कर जाता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से मसल रिकवरी होनी चाहिए वो भी नहीं होती। और कहीं ना कहीं बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरती है। तो वहां पे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो बेटर है लीन बल्क करो, हेल्दी रहो, और हेल्दीली वेट बढ़ाओ। मसल, मतलब जो रेशियो है फैट टू मसल, वो कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। हमेशा मसल ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू फैट, और फैट कम ही होना चाहिए। तो इस चीज को कोर्टिसोल ध्यान हार्मोन का क्या सिग्निफिकेंस बताया आपने? रखो। सो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, मेनली ओके। हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। जब भी सामने कोई डेंजर है तो कॉर्टिसोल स्पाइक कर जाएगा अलर्टनेस के लिए। हुँ, और वो आपके बॉडी को एकदम स्ट्रेस में डाल देगा कि या तो लड़ो या भागो। इस तरीके से काम करेगा। अगर सामने शेर आ जाए ना, कॉर्टिसोल और भी है, बाकी के हार्मोन्स, एड्रिनल, डोपामिन, सबके साथ वर्क करके आपके बॉडी को इस तरीके से ट्रेन करेगा, आप भाग जाओगे, पेड़ पे चढ़ जाओगे, कुछ तो करोगे, आपकी पूरी पावर को एक साथ निकालेगा। तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट वाला, जो जरूरी भी है। सुबह उठोगे, अगर कॉर्टिसोल एक्टिवेट नहीं हुआ और मिलेटोनिन बंद नहीं हुआ,
तो पूरे दिन नींद आएगी, लेजी फील करोगे। पर रात को अगर ये कॉर्टिसोल बंद नहीं हुआ और मेलेटोनिन एक्टिवेट नहीं हुआ तो नींद नहीं आएगी। और क्योंकि कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है तो बॉडी पे एक रेगुलर स्ट्रेस रहता है, ये कॉर्टिसोल रात को बंद नहीं हो रहा, एक रेगुलर स्ट्रेस है बॉडी पे जो बढ़ता रहता है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है बॉडी के अंदर। इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से अब ये इंसुलिन पे भी इफेक्ट करता है, जो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल है। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाती है, इंसुलिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं, मतलब इंसुलिन हार्मोन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता बॉडी के ऊपर। तो उससे ब्लड शुगर लेवल डिसरप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है अपना। फिर फैट सेल्स मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो। जहाँ पे कम फैट सेल्स थे अब वो ज्यादा हो गए। उसके बाद बालों पे इफेक्ट करता है, स्किन पे इफेक्ट करता है, बोन्स पे इफेक्ट करता है इन्फ्लेमेशन। सीआरपी प्रोटीन बढ़ा देता है और काफी सारी चीजें हो जाती बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से। ग्रेलिन लेप्टिन हार्मोन होते हैं दो। ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जो सेटिस्फैक्ट्री हार्मोन कहते हैं उसको। वो ब्रेन को सिग्नल करता है आई एम सेटिस्फाइड, हम मुझे और खाना नहीं चाहिए। और लेप्टिन हार्मोन होता है जो ब्रेन को सिग्नल करता है कि यार मुझे खाना दो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो इन हार्मोन के अंदर भी डिस्टरबेंस आ जाता है। जो सेटिस्फाई फील करना चाहिए वो कभी सेटिस्फाई फील नहीं करता, और जो हंगर हार्मोन है वो हमेशा हंगरी रहता है। तो एक कॉर्टिसोल की वजह से काफी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए बॉडी पे स्ट्रेस कम दो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की नीड नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर एन एथलीट। इसलिए फिर एथलीट्स के पास डॉक्टर होता है। अगर जैसे अपने ओलंपिक के अंदर जेवलिन थ्रोअर है, राइट, ही हैज अ टीम ऑफ डॉक्टर, डाइटिशियंस, एवरीवन। तो उनका जैसे ही वो इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस बॉडी के अंदर बढ़ता है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके भी काफी मैकेनिज्म्स होते हैं, तो उसके थ्रू उसको इन्फ्लेमेशन को कम रखते हैं ताकि वो लॉन्ग खेल पाए। उनका मोटिव ये नहीं है कि ठीक है एक दो गोल्ड मेडल लेके, उनको हर साल टॉप पे रहना है। तो दैट्स अ एम्बिशियस एथलीट, और हर एथलीट में एम्बिशन होता है कि हाँ, वॉरियर मेंटेलिटी होती है कि हमें जीतना ही है। तो उसके लिए लॉन्गेटिविटी बहुत जरूरी है। तो बॉडी पे स्ट्रेस डालने के साथ लॉन्जेटिविटी पे भी फोकस करो, इन्फ्लेमेशन को कम करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस अपन अभी थोड़ा देर पहले बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहे थे जिसको बल्किंग करनी हो, तो है ना बिगिनर्स क्या करते हैं, रेगुलरली खाना चालू कर देते हैं सो दैट उनका राइट। जल्दी जल्दी वेट बढ़े। उससे हाँ। फिर बैड बैड फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, बेली फैट आ जाएगा। तो एक टर्म है बॉडी रिकम्पोशनिंग। हाँ, रिकम्पोजिशन, ठीक है, राइट। तो उसके अंदर कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हर किसी की बॉडी टाइप में हो सकता है क्या, अगर समवन अगर कुछ आता है तो? हाँ, डेफिनेटली सी बॉडी टाइप का जो मैकेनिज्म था, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, या वो बीएमआई पे था। तो अभी तो बीएमआई को ही चैलेंज कर रहे हैं लोग कि बीएमआई का सेंस नहीं बनता। अगर मैं 100 किलो का हूँ, मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरी बीएमआई तो बहुत ही खराब आएगी, 25 से ऊपर 33 35 आएगी। पर हो सकता है मेरे अंदर फैट ही ना हो, अच्छे खासे मसल्स हो, एथलीट हूँ, मैं कुश्ती खेलता हूँ, तो मैं हूँ तो बहुत ज्यादा हेल्दी, राइट। पर हेल्दी होने के बाद भी मेरे अंदर अगर बीएमआई ज्यादा आ रही है तो बीएमआई डजंट मेक एनी सेंस। तो या वो हो गया। तो बॉडी की टाइप मैटर नहीं करती, जेनेटिक्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, पर बॉडी बॉडी रिकम्पोजिशन हर कोई कर सकता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली मसल्स बढ़ेगी और फैट कम होगा। बॉडी रिकम्पोजिशन तब आता है जब वेट, जो स्केल है अपना वेट स्केल, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। मैं 75 kg का हूँ, मैं 2 महीने के बाद भी 75 kg का ही हूँ, पर अब मैं पतला लग रहा हूँ, मसल्स बढ़ गई हैं, फैट कम हो गया। बिकॉज मसल आर मोर डेंसर। फॉर एग्जाम्पल जो 10 सेंटीमीटर की मसल है या 1 इंच की मसल है, उसका वेट अगर 1 ग्राम है, तो जो 1 इंच का फैट होगा उसका वेट होगा 0.2 ग्राम। तो फैट बहुत हल्का होता है, मसल्स बहुत भारी होती है। तो इसलिए जब बॉडी रिकम्पोजिशन करते हैं आदमी पतला दिखता है, इंच लॉस होता है। और बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न होगी, कैलोरीज बर्न होगी तो फैट कम होगा, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से मसल भी तो बढ़ेगी। तो वो बॉडी रिकम्पोजिशन किया जाता है कि बॉडी का वेट चेंज किए बिना ज्यादा मसल्स को बढ़ा के फैट को कम किया जाता है। सो इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, हर कोई कर सकता है, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप स्किनी फैट हो, मतलब पतले हो पर फैट है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका रेशियो बिगड़ा हुआ है मसल टू फैट का, तो उसको इंप्रूव करने के लिए बॉडी रिकम्पोजिशन किया जाता ओके, तो इस वाले प्रोसेस के अंदर जैसे आपने बताया कि बॉडी कंपोजिशन, तो उसके अंदर फैट थोड़ा ऊपर नीचे भी होता, हाँ, वेट थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, लाइक है। अगर हाँ। जैसे 80 किसी का केजी है तो वो 78 77 तक भी जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली वो ऊपर नीचे होता है, बट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। ओके,
राइट, कि उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता कि एकदम ही बहुत ज्यादा चेंज हो गया, फिर वो बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं रह जाता, वेट लॉस प्रोग्राम में चला जाता है, वेट गेन बल्किंग में चला जाता है। बॉडी रिकम्पोजिशन में मतलब +2 ± 2 हो सकता है, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वही है। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, या तो डाइटरी या फिर आपने हाँ, फिर आपका एक्सरसाइज गोल वगैरह कुछ सही। और है, फिर आपका गोल अगर वेट लॉस है तो फिर वो कर लो, फिर आपकी फिर फैट तो कम हो ही रहा है, मसल वेस्टिंग भी हो रही है और आपको हाँ वेट लॉस ही करना है, तो वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। वो फिर आपका गोल कुछ और है। अगर आपका गोल बॉडी रिकम्पोजिशन है तो या तो हेल्दीली वेट बढ़ा सकते हो, या हेल्दीली मतलब उसके आसपास रखोगे आप, एज पर योर हाइट एंड एज। ओके, तो इसके अंदर डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता होगा। 70% to 80% डाइट का रोल रहता है, एक्सरसाइज का सिर्फ 32। बॉडी रिकम्पोजिशन के अंदर डेफिनेटली एक्सरसाइज का 40% रोल रहता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे तो बॉडी रिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तभी मसल्स बिल्ड होगी, सिर्फ कार्डियो करने से मसल बिल्ड नहीं होती। सो दैट द थिंग, तो वेट लिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है। 40% एक्सरसाइज का रोल होता है, 60% ऑब्वियसली डाइट का होता है, बिकॉज प्रोटीन इनटेक और कम कार्बोहाइड्रेट खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके फैट कटेगा बॉडी से, वरना फैट फिर से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कई-कई जो बिगिनर्स होते हैं, वो तो डायरेक्ट कार्डियो से स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। तो वो हम्म। सही है कि अपन डायरेक्ट ट्रेडमिल के अंदर जा रहे हैं? कह सकते हैं सही है, बिकॉज सी मैं पर्सनली तो ये अच्छा नहीं मानता, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरा एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाता है कार्डियो के अंदर। राइट। तो मैं ट्राई करता हूँ पहले वेट ट्रेनिंग करूँ फिर कार्डियो करूँ, या फिर हफ्ते में लाइक मैं अगर कोई प्रोटोकॉल सेट कर रहा हूँ किसी के लिए भी जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मैं 2 हफ्ते जो है 2 दिन हफ्ते के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर को ट्रेन करूंगा, टाइप 2 मसल फाइबर को ट्रेन करूंगा, फिर कार्डियो करूंगा, फिर से टाइप 1 मसल फाइबर को ट्रेन करूंगा, फिर से टाइप 2 मसल फाइबर को ट्रेन करूंगा, फिर कार्डियो करूंगा। ये रूल रखूंगा, हफ्ते में 2 दिन कार्डियो करो, बाकी दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। कोई तो ऐसा ये एक इफ़ेक्टिव प्रोटोकॉल। वर्कआउट प्लान है? लाइक जैसे पुश पुल लेग्स होता है, तो ऐसा कोई और स्प्लिट फ़ॉलो कर सकते हैं इससे ऑप्टिमाइज़ रिजल्ट्स आएँ बिगिनर्स को? देखो, पुश पुल लेग काफी अच्छी स्प्लिट है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, एक हफ्ते आप टाइप 1 मसल को चार्ज करो। टाइप 1 मसल मतलब एक हफ्ते आप हाई रेपिटेशंस रखो, और पुश पुल लेग के अंदर ही हाई रेपिटेशंस रखो हर एक्सरसाइज के अंदर। फिर ये 2 हफ्ते चला, उसके बाद नेक्स्ट 2 वीक्स में लो रेपिटेशंस रखो हैवी वेट के साथ, फिर उसको चेंज कर लो, ऐसे फॉर 8 वीक्स करो, एंड यू विल सी अ डिफरेंट यू। बेसिकली काफी ज्यादा डिफरेंट खुद को पाओगे, बिकॉज आप दोनों मसल्स को ट्रेन कर रहे हो। हर मसल के अंदर 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 एंड्योरेंस के लिए होता है, टाइप 2 बेसिकली पावर वगैरह के लिए होता है। तो उन दोनों को ट्रेन किया जाता है इस स्प्लिट के अंदर। तो पुश पुल लेग के साथ ही चलो, बट इस तरीके से ट्रेन करो कि हाई रेपिटेशंस भी इंक्लूड कर लो वर्कआउट के अंदर, और हैवी लिफ्टिंग भी इंक्लूड कर लो, तो दोनों मसल्स ट्रेन हो रहे हैं, अच्छे से बिल्ड कर पाओगे बॉडी को। एंड रेस्ट लेना कितना, मतलब 6 डेज़ वर्कआउट या फिर 1 दिन का रेस्ट? डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों पे, ये आपको जानना पड़ेगा या आपके कोच खुद आपको देख के बताएंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है, फॉर एग्जांपल आर्नल्ड को ले लेते हैं, हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करते थे। मार्क मेंजर थे, एक बहुत ही बड़े आर्नल्ड के टाइम के ही, कंट्रोवर्शियल भी मानते हैं उन बॉडी बिल्डर्स को, बिकॉज वो जीतने चाहिए थे, जीत नहीं पाए। सो उस टाइप के भी बॉडी बिल्डर्स है जो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करते थे, जो वो भी 15 मिनट की, और उनकी बॉडी शानदार थी। तो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि आपकी जेनेटिक्स आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, कि अगर आप रिकवर फास्ट कर रहे हो तो ज्यादा एक्सरसाइज करो, रिकवरी नहीं है तो एक्सरसाइज का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो डिपेंड्स ऑन अ रिकवरी ऑल्सो, या। कई सारे बिगिनर्स जब बॉडी बल्किंग स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी के अंदर जो है ना टेम्परेचर हाई हो जाता है। लाइक प्रोटीन हम्म। इंटेक जब अपन कंज़्यूम कर रहे हैं, एग्स हम्म। वगैरह खा रहे हैं और थोड़े बहुत और सोर्सेज़ के अपन चीज़ें ले रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। तो वो वाला जो सर्टेन राइज़ होता है टेम्परेचर के अंदर, बिगिनर्स को थोड़े पिंपल्स वगैरह भी आ जाते हैं फेस के ऊपर। तो उस वाली चीज़ को कैसे क्यूरेट कर सकते हैं? डिटॉक्स करने के लिए या फिर कुछ ऐसे रियलाइज़ करने के लिए, रिलैक्सेशन? टेम्परेचर तो डेफिनेटली राइज होता है बॉडी के अंदर, हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्मोजेनेसिस के अंदर बॉडी जाती है। हुँ, हुँ। लेट इट बी, बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर तो हाई होगा। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस, जिस रेट पे आपके केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। केमिकल रिएक्शन फास्ट मूव कर रहे हैं, तो अच्छी बात है टेम्परेचर राइज हो रहा है तो।
अब देखो एक्ने का आई कांट से कि यही रीजन है कि अंडे खाने से एक्ने आता है, बिकॉज रिसर्च में प्रूवन नहीं है। या प्रोटीन खाने से एक्ने आ रहा है, एक तो प्रोटीन ओरिजिनल लो तो एक्ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर फिर भी एक्ने आ रहा है तो कहीं ना कहीं एलर्जन है कोई बॉडी के अंदर, तो उसका ध्यान रखो। अगर एक्ने एक बार आके चला गया और फिर नहीं आ रहा तो ठीक है, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई बॉडी के अंदर एलर्जन के लिए। अगर बार बार आ रहा है तो फिर आपको उससे एलर्जी, उसको छोड़ दो। और अब बेटर है कि आप अपने डरमेट को दिखाओ कि क्या इशू है, तो वो ज़्यादा ठीक है। बट जो हीट बढ़ती है और ठीक है, बॉडी का मैकेनिज्म है, लेट इट बी। पानी ज़्यादा पियो, 4 से 5 लीटर पानी पियो, और बाकी सब ठीक है, बाकी सब ऑलमोस्ट छोड़ दो। कोल्ड वाटर इमर्शन कर सकते हो, पर जब भी अपन कोल्ड वाटर इमर्शन करते हैं उससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है शरीर के अंदर, वो मत करो। हम्म। हाँ, तो कोल्ड वाटर एक बेटर वो है रिलैक्सेशन, अगर सोरनेस वगैरह से अगर आपको रिलैक्स करना डेफिनेटली। हो आफ्टर द अगर, वर्कआउट। हाँ, यू आर एन एथलीट एंड अगर आप बॉडी बिल्डर हैं या जिम जाते हैं काफी टाइम से, तो कोल्ड वाटर इमर्शन बेस्ट है। इवन इन द हम्म। फिजियो अगर आपको कोई पेन है, कोल्ड वाटर इमर्शन इज द बेस्ट। आप कर सकते हैं अगर टोलरेट होता हो तो। बहुत ज्यादा करना हानिकारक है, तो और बहुत कम करना इफेक्ट नहीं देगा। तो एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा आपको दोनों के अंदर कि बहुत ज्यादा करना है, बहुत कम करना है, क्या करना है। सो जो मैं रिकमेंड करूंगा एज पर द रिसर्च, एक टेम्परेचर होता है 40 फ़ारेनहाइट टू 60 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है जहां पे आप कोल्ड वाटर इमर्शन करते हो। अगर आप 40 फ़ारेनहाइट कर रहे हो तो 20 सेकंड भी काफी है। 60 फ़ारेनहाइट कर रहे हो तो 1 आवर के अंदर इफेक्ट आएगा, जो अच्छा इफेक्ट आना चाहिए। सी कोल्ड वाटर इमर्शन करते हैं, डोपामिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है बॉडी के लिए। एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो ये सारे हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 60 फ़ारेनहाइट पे कर रहे हो तो ये तब रिलीज होंगे जब 1 घंटा करोगे कोल्ड वाटर इमर्शन। 40 फ़ारेनहाइट पे कर रहे हो तो 20 सेकंड में ही रिलीज हो जाएंगे। सो हाई, लोअर द टेम्परेचर, लेस द टाइम, एंड हायर द टेम्परेचर, मोर द टाइम। पर कोल्ड वाटर इमर्शन कर रहे हो तो वो अनकंफर्टेबल ही होना चाहिए, टोलरेटेबल नहीं होना चाहिए। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उसका इफेक्ट आएगा। पर बहुत सेफ्टी के साथ और कम टाइम के अंदर करो, राइट। अगर मैं किसी को प्रोटोकॉल बताऊं तो 1 हफ्ते में 11 मिनट, पूरा 1 हफ्ते में। अब 11 मिनट एक बार में नहीं, 11 मिनट को डिवाइड करना है कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते में 3 से 4 सेशन, अगर मैं 3 भी लेता हूँ तो 4 मिनट का एक सेशन होता है। तो दैट्स इट। तो 4 मिनट का एक सेशन होना चाहिए, और ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 मिनट का एक सेशन हफ्ते में 3 बार, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ फॉर एन एथलीट। उससे ज्यादा करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, इफेक्ट भी नहीं आएगा, साइड इफेक्ट ऑल्सो हो सकता है। और उससे कम करोगे तो भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये प्रोटोकॉल होगा रिसर्च के हिसाब से। अगर इसको ओवर परफॉर्म करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं कोल्ड एमिशन को? जो रिकवरी होनी चाहिए मसल्स के अंदर वो नहीं होगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, है ना। मसल्स जो जिस रेट से केमिकल रिएक्शन होने चाहिए, जो हीलिंग होनी चाहिए, वो हीलिंग होगी नहीं बॉडी के अंदर। तो जिसलिए आप ले रहे हो रिकवरी, जो हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए, मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगी अगर ज्यादा कर लिया तो मसल बिल्ड नहीं ओके। होगी। वो एक इश्यू है बेसिकली, इन सिंपल लैंग्वेज। बिगिनर्स को तो स्टेरॉइड से दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनेगा। एंड स्टेरॉइड जो लेते हैं वो एथलीट्स होते हैं बेसिकली, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज उनका स्पोर्ट्स अलो करता है और उनकी वो नेसेसिटी बन जाती है। कोई भी अपने मर्जी से स्टेरॉइड नहीं लेता, और जो ले रहा है वो मूर्ख है फिर, बिकॉज उसका कोई ओके। सेंस नहीं बन रहा लेने का। राइट। जो एथलीट्स है जिनको लेना है वो ले सकते हैं, और वो भी सोच समझ के ले, वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोच समझ के लेते हैं। तो स्टेरॉइड इज अ डेंजरस ड्रग। और सी अगर कोई बोलता है ना कि डॉक्टर्स भी तो स्टेरॉइड देते हैं, तो डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट जान के देते हैं कि ठीक है, जो इफेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू साइड इफेक्ट। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर बंदा मर रहा है तो डॉक्टर स्टेरॉइड देता है और वो बच गया, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो उसका बचना तो इसलिए स्टेरॉइड दिया जाता है इन सम रेयर कंडीशंस। बट लोग जो ले रहे हैं जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग, इंस्टाग्राम पे कूल दिखने के लिए, बॉडी बना के अच्छा दिखने के लिए। बट थिंग इज दैट यू लुक गुड बट अंदर से पूरा आदमी खत्म हो जाता है ना। सो इट डजेंट मेक एनी सेंस। और अगर तुम स्पोर्ट्स के एथलीट हो और फिर तुम ले रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास डॉक्टर होगा, कोच होगा, तो फिर वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर वो बहुत ज्यादा
मनी मैटर करता है उसमें अगेन। एंड फिर भी साइड इफेक्ट तो होगा ही, चाहे कोई भी तुम्हारे साथ हो। तो ये चीजें आ जाती है। तो अगर बिगिनर है कोई, इवन इंटरमीडिएट भी, और उसको एथलीट नहीं है, वो उसको कोई गेम नहीं खेलना, फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मत ही लो, कभी भी मत लो लाइफ में, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस। कोई सेंस नहीं है उसका अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहा। डॉक्टर के अलावा अगर तुम्हारे मॉम डैड भी बोले ना, तब भी मत लो। हम्म। तो इट्स अ वेरी डेंजरस, मतलब उससे जितना दूर हो सके रहो। और अगर कोई जिम ट्रेनर नीडल वगैरह दिख कहीं किसी किसी जिम में दिख भी गई, तो जिम ही छोड़ दो। बिकॉज सी, हम्म। ये तो ठीक है, नीडल्स की बात आ रही है। स्टेरॉइड आर इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है, ट्रांसडर्मल भी होते हैं, मतलब पैचेस आते हैं जो हाथ पे लगा लिए और स्टेरॉइड अंदर चला गया। हम्म। एंड देन देयर इज इंजेक्शन। और उसके अलावा ओरल आते हैं, पिल्स आती है। मैंने कई जिम में देखा है, क्योंकि सी मुझे 8-10 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए। जब मैं 9th में था तब से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो उस टाइम तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने जिम्स में देखा है काफी लोग ना, जिम ट्रेनर आयुर्वेदिक दवाई के नाम पे स्टेरॉइड देते थे स्टूडेंट्स को, कि ये दवाई, बिकॉज आयुर्वेदिक दवाई कभी भी पैकेज नहीं आती थी। इफ यू स्टिल गो टू एनी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, वो एक पुड़िया वगैरह बना के देंगे आपको, है ना, पाउडर वगैरह बना के। सो इट वर्क्स लाइक दिस। तो उनके लिए इजी हो जाता था आयुर्वेदिक दवाई के नाम पे स्टेरॉइड देना। एंड बच्चों को रिजल्ट दिखता था, तो बच्चे बार बार आते थे। देन इन लाइफ कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट आते थे बॉडी के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ओके, मेरे साथ ये हो गया। सो हम्म। स्टेरॉइड इज वेरी हार्मफुल, स्टे अवे फ्रॉम इट। तो प्रोफेशनल एथलीट्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स मेनली किस पर्पस के लिए लेते हैं? मसल बिल्डिंग? मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ गेन, एंड्योरेंस गेन, ज्यादा एक्सरसाइज कर पाए, ज्यादा मसल बिल्ड हो, ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़े, तो ज्यादा वेट उठा पाए। बिकॉज अब वहां पे भी कोई लेना नहीं चाहेगा, बट इस स्टेज पे 100 लोग खड़े हैं, गेम में 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 99 लोगों ने स्टेरॉइड लिए हैं। तुम अकेले नेचुरल जाके हारोगे ही, तो उससे अच्छा खेलो ही मत। और अब खेल ही रहे हो तो compete तो करना ही है। अब बाकी ये 99 ले रहे हैं, तो तुम्हें भी लेना ही पड़ेगा। सो ये एक नेसेसिटी हो जाती है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, दे लव द स्पोर्ट्स, दे आर एथलीट्स, तो दे आर टेकिंग इट। तो प्रोफेशनल एथलीट्स को भी फिर साइड इफेक्ट्स मिलते होंगे? लाइक मैंने हाँ। किसी किसी को देखा है वो बॉल्ड होते हैं पूरे, किसी किसी बाल हाँ, झड़ जाते हैं। तो बाल ऐसे झड़ना कौन इज कौन देयर। से साइड? राइट। बाल झड़ना इज देयर, लुक साइड इफेक्ट भी जेनेटिक्स पे होते हैं, काफी बॉडी बिल्डर्स के अभी भी बाल हैं। तो बाल झड़ना इज देयर, डीएचटी को बूस्ट करता है, और डीएचटी की वजह से बाल झड़ते हैं। डीएचटी के और भी काफी गेस्ट, मतलब काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक्ने ऑन द बैक, एक्ने ऑन द फेस, एक्ने हो जाता है पूरे बॉडी के ऊपर। उसके गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, मेल बुब्स जिसको कहते हैं, वो हो जाता है स्टेरॉइड के बाद। फिर अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरल प्रोडक्शन बंद हो जाता है बॉडी के अंदर से। टेस्टोस्टेरोन बनता ही नहीं है, क्योंकि बॉडी को लग रहा है बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो तो मैं क्यों बनूं। तो अपनी जो टेस्टीज है वो सिकुड़ जाती है, छोटी छोटी हो जाती है। जो टेस्टिस का रेगुलर साइज होता है उससे बहुत पतला हो जाता है। और वंस टेस्टिस छोटी हो गई, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो गया। और टेस्टोस्टेरोन एज वी नो इज अ प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन द मेल। तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं, लिबिडो आना बंद हो जाएगा, मन ही नहीं करेगी, इच्छा नहीं होगी, सेक्स में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देन इवेंचुअली काफी लोगों में डिप्रेशन आ जाते हैं। बहुत ज्यादा हैवी डोज ले रहे हो, एब्यूज हो गया स्टेरॉइड का, तो हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, बिकॉज इतना सारा मसल मास और इतनी बॉडी बढ़ रही है, तो उसके अंदर खून का फ्लो बढ़ाने के लिए हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। पिल्स वगैरह खा रहे हो, लीवर पे साइड इफेक्ट होता है। तो ये डेंजरस साइड इफेक्ट हो गया, देन इवेंचुअली डेथ हो जाती है। तो मैंने सारे साइड इफेक्ट बताया फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। तो हम्म। ये डेथ वगैरह तब आता है जब व्हेन यू आर एब्यूजिंग द स्टेरॉइड। एब्यूजिंग तब होता है जब डॉक्टर के बिना आप ले ही रहे हो, ले ही रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया आप छोड़ दो, इसको रिवर्स करते हैं ना, तो रिवर्स कर रहे हो साइड इफेक्ट को, और ले ही जा रहे हो, ले ही जा रहे हो। तो वो एब्यूजिव स्टेरॉइड इनटेक हो जाता है, और देन यू विल डेफिनेटली डाई। अगर तो किसी को ये जी, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने बूस्ट इंक्रीज करना, करना है, हाँ। राइट, तो क्या सोर्सेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होना नहीं चाहिए इफ यू आर यंग। कम हो रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। तो हम्म। बेस्ट है कि रीजन जानो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर तुम्हें रीजन पता चल गया कि ठीक है ये रीजन है टेस्टोस्टेरोन कम होने के पीछे, तो हम्म। उसको सॉल्व करो। और अगर फिर भी कम हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर नहीं, नेचुरली आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, तो एक लिमिट में ही बढ़ेगा, डू यू नॉर्मल थिंक कि रेंज होती है।
या मेंस्ट्रुएशन से भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है? ऐसा कोई रिसर्च है नहीं मास्टरबेशन से हुँ, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। काफी डॉक्टर्स रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो मास्टरबेशन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है बॉडी के ऊपर, साइड इफेक्ट। बट मेरे अगेन इसमें कुछ और व्यूज हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, यू इफ यू आर डूइंग इट इन अ लिमिट हफ्ते में, ठीक है, या जो भी अपनी लिमिट होती है, यू आर नॉट एडिक्टेड टू इट बेसिकली। ऐसा नहीं कि 2 दिन में 3-4 बार ही कर रहे हो, 2 बार ही कर रहे हो या रोज ही कर रहे हो। सो देन इट डजेंट मेक एनी सेंस। फिर वो एडिक्शन हो, किसी भी चीज की एडिक्शन हो, इट्स हार्मफुल बेसिकली। या सो दैट्स द थिंग। बाकी एज सच टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट नहीं होता मास्टरबेशन का। ऑलमोस्ट लाइक 200 टू 800 नॉर्मल लिमिट होती है, 200 मिनिमम और 800 मैक्सिमम। तो अगर आप बढ़ाओगे भी टेस्टोस्टेरोन नेचुरली तो वहां तक ही बढ़ेगा, 700 800 या लाइक 600 ये तक। एमजी के अंदर है? एनजी पर डीएल होता है, नैनोग्राम ओके, पर ओके। डेसिलीटर। तो एनजी पर डीएल होता है, ये एमजी नहीं मतलब टेस्टोस्टेरोन में एमजी नहीं होता। तो ऑलराइट। इट्स 200 to 800 एनजी पर डीएल। ये अलग वो होता है, तो उस हिसाब से वो बढ़ता है। 800 मैक्स है, 800 से ऊपर तुम जा नहीं सकते नेचुरली, हुँ, हुँ, है ना? क्योंकि मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, साइंटिफिकली जो है वो कुछ कुछ लोग 1000 भी पहुंच जाते हैं, बट वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, लिमिटेड। कभी कभी बॉडी के अंदर कुछ हो जाता है तो फिर वापस नीचे आ जाते हैं, 800 तक रहते हैं। एंड यू आर वेरी हेल्दी मैन। 800 है तो काफी सारे फंक्शन कर सकोगे, यू विल फील गुड, हुँ, हुँ, पावरफुल फील को करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, सेक्सुअली अच्छे हो। तो इतना सोचो मत, बेसिकली मैं तो यही बोलता हूँ। कोई भी पेशेंट है मेरा या किसी को हम काउंसिल कर रहे हैं, कोई आदमी है, हुँ, अगर जो इस चीज के बारे में पूछता है मुझसे, मैं बोलता हूँ सोचो मत, जो फील आ रहा है वो करो, राइट? हुँ, तो व्हाई आर यू थिंकिंग टू मच अबाउट योर टेस्टोस्टेरोन एंड एवरीथिंग? तो हुँ, हुँ। नॉर्मली होगा। और अगर ज्यादा लग रहा है टेस्ट करवा लो, अगर कोई इशू आता है डॉक्टर को कंसल्ट करो, नहीं आता तो इट्स गुड। लाइक हमारे पास एक्सरसाइज़ेज़ तो हैं, लाइक कीगल हम्म। एक्सरसाइज़ेज कीगल टेस्टोस्टेरोन के लिए एक्सरसाइज इज होती वन, है, या ठीक है? और अगर मैं बात करूँ डाइट के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना हो तो? डाइट के अंदर लोग प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन हुँ, बढ़ेगा, हुँ, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लो। हुँ, हुँ, अगर बहुत ही ज्यादा कुछ इशू है तो ग्लूटेन फ्री चले जाओ, लैक्टोज फ्री चले जाओ, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे आ जाओ, तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। फैट ज्यादा रखो, फैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फैट आई एम टॉकिंग हुँ, अबाउट। हुँ, घी हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो इसलिए काफी लोग ना अंडे के अंदर से येलो हटा देते हैं। अगर तुम एथलीट हो तो ठीक है, बट यू आर नेचुरल तो टेक इट, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल में टेक इट। योग से जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, तो यू कैन हैव इट इन योर डाइट। अदर देन दैट, अगर सच में कोई बीमारी है and सच में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, यू कैन ट्राई जो आयुर्वेदिक होता है, शिलाजीत, अश्वगंधा। देन देयर इज हॉर्नी गोट वीड आता है एक, जो एलोपैथिक दवाई है। हॉर्नी गोट वीड हो गया, देन देयर इज गोक्षुरा। गोक्षुरा के अलावा देयर आर और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द यूनानी आयुर्वेदा। हुँ, हुँ, यूनानी के अंदर भी कुछ होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, सो यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, राइट? स्वर्ण भस्म आता है इन आयुर्वेदा, दैट्स द वेरी मच इफेक्टिव स्वर्ण भस्म। देन कीड़ा जड़ी आता है, कॉर्डिसेप, इट्स अ मशरूम, सो हुँ, इट्स हुँ, वेरी मच इफेक्टिव ऑन योर टेस्टोस्टेरोन। एंड सी आधी से ज्यादा चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये नूट्रॉपिक्स होते हैं। नूट्रॉपिक्स एक ऐसे ड्रग्स हैं जो अपने ब्रेन पे वर्क करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। सो अश्वगंधा इज ऑल्सो नूट्रॉपिक, इट्स नॉट अ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। सो नूट्रॉपिक्स टेस्टोस्टेरोन के अंदर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर आप रिलैक्स हो, आपको ये टेंशन नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा। विदाउट स्ट्रेस, विदाउट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, टेस्टोस्टेरोन मैक्स पे रहेगा। सो इसलिए नूट्रॉपिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इवन वी गो इनटू द एलोपैथी, मैनी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी टू बूस्ट द टेस्टोस्टेरोन अंडर द काउंटर। हुँ, तो हुँ, काफी डॉक्टर्स ये चीज भी परफॉर्म करते हैं, काफी रिसर्च ने भी शो किया इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। सो थिंग इज दैट कि स्ट्रेस नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो ये सारी चीजें हो गई, गोक्षुरा, शिलाजीत, अश्वगंधा, कीड़ा जड़ी, स्वर्ण भस्म, इन सब से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा बेसिकली। हुँ, हुँ। सर अगर जैसे कोई वर्कआउट अपने 18 या फिर 19 इयर्स ऑफ एज में स्टार्ट करता है और एक इंडिविजुअल है जो अबव 23 में स्टार्ट करता है मसल बिल्डिंग वगैरह। डू यू थिंक कि उसके अंदर मसल बिल्डिंग ज़्यादा कैपेसिटी एफिशिएंटली जो है 18-19 ईयर्स से जो स्टार्ट करेगा उसके अंदर ज़्यादा रहेगी या फिर 23 ईयर्स वाले पे भी सेम रहेगा?
ज़्यादा अच्छे से मसल अगर वो जो वो 18 है या या 18-19 वाला कंसिस्टेंट है तो उसकी मसल ज्यादा बूस्ट होगी। हुँ, बाकी हुँ, ऑलमोस्ट बॉडी का फिजियोलॉजिकल फॉर्म तो सेम ही होता है, मतलब जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है मसल को बिल्ड करने के लिए, वो दोनों एज में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। टेस्टोस्टेरोन 18-19 साल में भी मैक्स होगा और 25-24 साल में भी मैक्स ही होगा। तो एज सच कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए। वो बात अलग है, अब बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग जो वर्क कल्चर चल रहा है आजकल, हुँ, हुँ, 25-24 साल की उम्र में लोगों का स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। तो हुँ, हुँ, अगर अभी के लाइफस्टाइल और मेट्रो सिटी के लाइफस्टाइल के बारे में सोचे तो 18 साल की उम्र में अच्छे से मसल ग्रोथ होगी एज कम्पेयर टू हुँ, हुँ। 25 साल का आदमी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो अगर बाकी स्ट्रेस नहीं है तो बाकी सब चीजें तो नॉर्मल होगी। तो कंसिस्टेंसी, जो ज्यादा दिन तक कर पा रहा है उसकी ज्यादा अच्छे से मसल ग्रोथ होगी। सर एज़ यू मेंशन कि कॉर्पोरेट के अंदर ज़्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनका डेस्क जॉब जो है ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा टाइम तक के लिए हम्म, बैठे रहते हैं। तो उस वजह से क्या है कि बैक के अंदर बहुत ज़्यादा पोस्चरल डिफेक्ट आने लग जाते हैं। बैक के अंदर पेन हम्म। स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कैसे अपन क्योर कर सकते हैं? अगर किसी को सर्टेन बैक जो पेन आ रहा हो रोज़, उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? सी अगर बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, हुँ, एक तो आपने चेयर ट्राई कर ली, सबसे पहली चीज यही करता है आदमी, बैक पेन के बाद नई चेयर खरीद के लाता है कि हाँ ठीक है अब राइट, अच्छा लगेगा, है ना। अगर चेयर से भी ठीक नहीं हो रहा तो बेस्ट थिंग यू कैन डू कि उसको एक्सरसाइज बॉल से रिप्लेस कर दो। एक बड़ी सी बॉल आती है एक्सरसाइज बॉल, ओके। है ना, जिम में देखी होगी, बहुत बड़ी बॉल होती है। हुँ, तो उस पे बैठो, चेयर को छोड़ दो। उस पे बैठने से मसल कंट्रोल आता है, आदमी हमेशा एक सतर्क रहता है, तो उसकी मसल्स हमेशा स्ट्रेट रहेगी। वरना अगर वो ढीला रहेगा तो गिर जाएगा। उस पे बैठ के हुँ, डेस्क जॉब करो, बैक पेन कम हो जाएगा। इसके अलावा उसके अलावा हर 20-20 मिनट में उठो, चलो, स्ट्रेट हो, अंगड़ाइयां लो। आजकल लोगों ने अंगड़ाई लेना बंद कर दिया है। अंगड़ाई ओके। लो, बेस्ट थिंग है लाइफ के अंदर, क्योंकि सी हमेशा अपन सुबह से उठते हैं ना, अपन फ्लेक्शन में होता है। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ ही जाते हैं। आदमी उठता है ऐसे, ब्रश ऐसे करता है, कॉफी ऐसे पीता है, मोबाइल ऐसे चलाता है, झुकता है ऐसे, और कॉर्पोरेट में भी यही होता है। तो पीछे जाना अपन ने बंद कर दिया। इफ यू नोटिस ना, कभी भी अगर किसी के पास पैट हो, कैट हो या डॉग हो, वो उठते ही पहले स्ट्रेच करता है, चाहे कभी भी उठे। हुँ, सो ये एक फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर। ये इस मैकेनिज्म को कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और वो चीज उनके दिमाग में है कि मैं फिट नहीं रहूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, बिकॉज जंगल के वाइल्ड लाइफ है। तो अपन वो चीज भूल गए क्योंकि अपन को कंफर्ट मिल गया घर का। तो मेक श्योर डू इट। लाइक अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखा था मैंने विद्युत जामवाल का, ही वॉज न्यूड इन द जंगल, राइट, है ना। मैंने भी देखा एंड था। उनसे पूछा गया कि क्यों, तो ही सेड कि एक रिक्रिएशनल प्रोसेस थी, रिहेबिलिटेशन टाइप की, कि बॉडी को फील करवाने के लिए रूट से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यू कैन हुँ, ट्राई इट। तो क्योंकि आपको अपने रूट से रहना, हेल्दी रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो कि आप कैसे थे, आपकी बॉडी क्या चाहती, बिकॉज देर आर टू अलग डिफरेंट माइंड्स। यू वांट टू अर्न मनी, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे हैं, आपका दिमाग बोल रहा है कि हेल्दी रहो। हुँ, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए तो वो दर्द करता है कि तुम पैसे के चक्कर में, काम के चक्कर में अपनी बैक की बैंड बजा रहे हो। तो दिमाग बोलता है कि ये लो दर्द, कि हाँ ठीक है अब ध्यान रखो। तो इसलिए वो ब्रेन अलग है जो हेल्थ का ध्यान रखना चाहता है, वो ब्रेन अलग है जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना चाहता है। तो उस ब्रेन का भी ध्यान रखो, नेचर में जाओ, अपने आदतों से जुड़ो, जो मन करता हो वो करो। एक टाइप की एक्सरसाइज होती है, लाइक आई एम ऑल्सो लेवल 2 एनिमल फ्लो इंस्ट्रक्टर। तो जिसमें हम एनिमल के मूवमेंट को मिमिक करते हैं ओके, और उसके थ्रू एक्सरसाइज करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल वॉक हो गया, डक वॉक हो गया, है ना, स्कॉर्पियन वॉक हो गया, पेंथर वॉक हो गया, लॉयन वॉक हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक्स, जंप्स, मंकी जंप्स वगैरह। वो करो, लाइक बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी। एक तो हेल्दी नहीं हो तो कर भी नहीं पाओगे। तो हुँ, हुँ, इट वर्क्स लाइक दैट्स। तभी तो हमने जो एंशंट जितनी भी एक्सरसाइज थी, कुंफूस थे, और जो एंशंट कुंफू एक कलरी पैट इंडिया का, हुँ, उसमें वी मिमिक द मूवमेंट ऑफ एनिमल। तो हर कुंफू के अंदर, हर एंशियंट मार्शल आर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कि यू आर मिमिकिंग, हर एंशियंट एक्सरसाइज के अंदर आपको मिल जाएगा यू आर मिमिकिंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स अबाउट फिजियोथेरेपी एंड मसल बिल्डिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डेफिनेटली आई ऑल्सो एंजॉय द पॉडकास्ट बिकॉज काफी कुछ शेयर करने को मिला।
एंड यप लुकिंग फॉरवर्ड, हो सकता है अपन फिर से कनेक्ट करें Yeah. related to this topic. Yep. And yep, uh, we can again talk about the sleep and all of these things in any Yeah, other yeah, sure. podcast. Sure. Okay. It's Yeah. great connecting to you.